हाँ देखिए बेटा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो इंडक्टर्स की इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या लिखेंगे आप? अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं लेते हैं तो आप देख चुके हैं, एल इक्विवेलेंट लिख देंगे L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2। बट अगर आप म्यूचुअल इंडक्टेंस भी अकाउंट में ले रहे हैं तो फिर इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या होगी? तो इसमें भी वही दो केसेस ले रहा हूँ। अभी हमने मान लिया एडिंग इंडक्टर्स है, मतलब दोनों के फ्लक्स एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, मतलब दोनों के फ्लक्स सपोर्टिव है। अगर एक में करंट बढ़ती है तो उस कॉइल से फ्लक्स बढ़ेगा, तो दूसरी कॉइल से भी उसी डायरेक्शन में फ्लक्स बढ़ रहा है, जिसकी वजह जब उसमें से करंट बढ़ने से उस सेकंड कॉइल से फ्लक्स जिस डायरेक्शन में बढ़ता। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें इस डायरेक्शन में होगा इसका, इस तरह की फील्ड लाइन बनेंगी। अगर ये इधर आपका एम वेक्टर है तो इस तरह से फील्ड लाइन बनेंगी, तो इसमें भी इसी डायरेक्शन में एम वेक्टर रखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी जिस डायरेक्शन में इसकी करंट से बढ़ता है उसी डायरेक्शन में उस दूसरे की करंट बढ़ने से फ्लक्स बढ़ेगा। तो इसमें डायग्राम बनाना इतना पॉसिबल नहीं है, तो वो लिखेगा साफ साफ। इसका सिंबल भी देखेंगे अभी अपन, किस तरह से एक सिंबल होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो वो बताता है कि आपको दोनों सपोर्ट कर रहे हैं या अपोज कर रहे हैं। तो अभी मान लिया मैंने दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वी ए माइनस L1 di1 by dt माइनस एम इंटू di2 by dt, म्यूचुअल इंडक्टेंस एम मान ली। ठीक है, तो फिर करंट कितना, इसका करंट लिखेंगे अब di/dt। ठीक है, यही होता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस एम है तो इससे फ्लक्स क्या होगा, एम इंटू आई टू। तो d5/dt कितना होगा, एम इंटू di2/dt। तो इसलिए मैंने लिख दिया माइनस L1 di1 by dt माइनस एम di2 by dt। ठीक है ना। अब सीरीज में तो इसकी कोई दिक्कत नहीं थी I1 I2 की, क्योंकि दोनों करंट सेम होती थी, इसलिए इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। सीरीज में तो दिक्कत ही नहीं थी ऐसी, जब आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस अकाउंट में लिया था। सीरीज में क्योंकि आपकी di/dt दोनों में करंट सेम होती है, तो सीधा सीधा आ गया था L1 di/dt माइनस एम di/dt। ये di/dt दूसरे का था, बट वो वही थी जो इस पहले वाली थी। ठीक है, बट इस पैरेलल में ऐसा नहीं है, करंट अलग अलग है। ठीक है, करंट अलग अलग है दोनों कॉइल्स में, तो इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों के बीच का एम है। तो यहाँ पर जो बैटरी बनेगी, यहाँ पे di2/dt आएगा, क्योंकि ऐसे लिखेंगे फ्लक्स एम इंटू आई टू। तो ये में कितना हो गया, एम इंटू di2/dt। तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से बैटरी बन रही है वो ये है, इक्वल टू वी बी। तो वी ए माइनस वी बी आपने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये बार बार आएगा di1/dt di2/dt, तो मैंने इसको अलग से कुछ सिंबल दे दिया है। इसको कैपिटल ए बोल दिया, इसको कैपिटल बी बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ से आपका वी ए माइनस वी बी आ जाएगा L1 इंटू ए प्लस एम इंटू बी। ठीक है, अब आप सेकंड कॉइल के लिए लिख दीजिए, इस वाली के लिए। तो वी ए माइनस L2 di2/dt। अब पहले से करंट लिखी जाएगी यहाँ पर माइनस एम di1/dt। ये पता है आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन से, माइनस एम इंटू di1/dt। अब सेकंड से लिख रहे हैं तो करंट का चेंज पहली कॉइल का आएगा, यही म्यूचुअल इंडक्टेंस है। अगर खुद की करंट से चेंज देखना है तो वो तो आपने यहाँ लिख रखा है सेल्फ इंडक्टेंस में। ठीक है, सबको पता है बातें अब। माइनस एम di1/dt इक्वल टू वी बी। तो वी ए माइनस वी बी कितना आ गया, L2 इंटू बी, di2/dt की जगह बी रख दिया प्लस एम इंटू ए। ठीक है, तो अब आगे देखो, सॉल्व करके आपको बेसिकली एक यहाँ से वी ए माइनस वी बी आप लिख सकते हैं इक्विवेलेंट di/dt। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे उसको वी ए माइनस वी बी की जगह। तो फिर बस आपको ए और बी के लिए सॉल्व करके di1/dt और di2/dt निकालनी है पहले। ठीक है, क्योंकि फिर ये है ना आपका आई इक्वस टू I1 प्लस I2 है, तो di/dt अपने आप आ जाएगा, di1/dt और di2/dt अगर आ गया। तो ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन है ये, सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो चेक करिए आप एक बार। तो नाउ आई इक्वस टू I1 प्लस I2 और di/dt इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो ये जैसा बताया आपको मैंने अभी। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन आप जो अपनी ए और बी में रिलेशन थे, सेकंड और थर्ड दोनों को सॉल्व, दोनों को इक्वेट कर दिया बेसिकली, तो ए एज ए फंक्शन ऑफ बी आ गया। अब इसको यहाँ पर रिप्लेस कर दें। ठीक है, तो उसको आप 4 और 5 से अब देख सकते हैं कि आपका ए और बी दोनों ही di/dt की टर्म में आ गए। ठीक है, ए और बी दोनों आपके पास di/dt की टर्म में है। तो आप इक्वेशन 3 में इनको रिप्लेस कर दें, तो वी ए माइनस वी बी आ जाएगी। ये थी आपकी इक्वेशन 3। 3 में या 2 में किसी में भी कर लो आप।
सेम आ जाएगा उससे। तो इसमें आप ए और बी को रिप्लेस कर देंगे तो आपका इस तरह की सिचुएशन बनेगी, डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू एल वन एल टू माइनस एल टू एम। और आगे सिंप्लीफाइड करेंगे तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू एल इक्विवेलेंट इंटू डी आई बाई डी टी। तो पूरे कॉम्बिनेशन का जो इंडक्टेंस है, अगर आप म्यूचुअल इंडक्टेंस भी अकाउंट में ले लोगे कॉइल की, तो कितना आ रहा है, एल वन माइनस एल टू माइनस एम स्क्वायर अपॉन एल वन प्लस एल टू माइनस टू एम। ठीक है, तो कब है ये एक्सप्रेशन, जब उनके दोनों के फ्लक्स सपोर्टिव हैं, दोनों एडिंग कॉइल्स बोलते हैं इनको, व्हेन कॉइल्स आर एडेड। ठीक है, दोनों एक दूसरे के फ्लक्स को सपोर्ट करती हैं। खुद की करंट बढ़ने से जिधर फ्लक्स बढ़ेगा, दूसरे की करंट बढ़ने से भी फ्लक्स उधर ही बढ़ता है, तो सपोर्टिव हो जाती है। बहुत बात कर चुके हैं अपन इस पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, आप पैरेलल अपोजिंग बैटरीज करोगे तो आप इसमें बस चेंज कर देना, यहाँ पर आपने माइनस एम डी आई बाई डी टी करा है, वहाँ पे प्लस एम डी आई बाई डी टी कर देंगे, प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो आपका पैरेलल अपोजिंग आप डिराइव करना चाहें तो देख लें करके, नहीं तो जरूरत नहीं है, आप याद रखें हम इनको फाइनली। ठीक है, कि पैरेलल में दो का आप इस तरह के सिंगल इंडक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं, एल वन एल टू माइनस एम स्क्वायर अपॉन एल वन प्लस एल टू माइनस टू एम। तो आप अगर अपोजिंग होगी तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या होगी, कम हो जाएगी, तो आपको क्या चेंज आएगा, इसकी जगह प्लस टू एम आ जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। देखिए आप, जब पैरेलल अपोजिंग इंडक्टर्स हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो एल वन एल टू माइनस एम स्क्वायर अपॉन एल वन प्लस एल टू प्लस टू एम आ गया, तो कम हो गया। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, जब सपोर्ट कर रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कितना है, एल वन एल टू माइनस एम स्क्वायर अपॉन एल वन प्लस एल टू माइनस टू एम, ज़्यादा है। अगर अपोजिंग हो गई तो प्लस कर देंगे, कम हो जाएगा। अब एक ये रिप्रेजेंटेशन है, बिल्कुल हमारे कोर्स में नहीं है बट इंजीनियरिंग में आगे यूज होते हैं, तो कभी कोई दे दे मेंस वाला। ठीक है, तो पोलैरिटी डॉट रिप्रेजेंटेशन बोलता है, अगर ऐसे इंडक्टर्स रखे हुए हैं, आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया हुआ है, तो ये सपोर्टिव के सिंबल है जब दोनों डॉट सेम साइड है। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या बोली जाएगी, एल वन एल टू माइनस एम स्क्वायर अपॉन एल वन प्लस एल टू माइनस टू एम बोली जाएगी। ठीक है, ये आपके अगर इस तरह से डॉट लगे हुए हैं, इसमें एक साइड है दूसरे में दूसरी साइड है, तो ये पैरेलल अपोजिंग इंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कितनी आएगी, एल वन एल टू माइनस एम स्क्वायर अपॉन एल वन प्लस एल टू प्लस टू एम आएगी। तो ध्यान रखेंगे इस तरह के कॉम्बिनेशंस का भी, अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस गिवन है, सीरीज पैरेलल दोनों मैंने बता दिए आपको। अब इसमें एक और पैरामीटर आता है, कपलिंग कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टर। ये लास्ट टॉपिक है एक तरह से इंडक्टर का, इसके बाद वजह से एक प्रॉब्लम और है, वो अच्छी प्रॉब्लम है इसके बाद वाली, वो कहीं भी आ सकती है, अभी देखते हैं उसको भी। तो कपलिंग कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टर्स क्या होता है, कपलिंग कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टर्स का मीनिंग है कि आपके इस तरह से बेटा एल वन एल टू है, तो देखो इसका फ्लक्स, इस कॉइल का सारा फ्लक्स इससे लिंक नहीं होता है। ठीक है, तो कई बार एल वन एल टू गिवन है और आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस डायरेक्टली ना देके कपलिंग कोफिशिएंट के दे देता है, तो वहां से भी आप म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल लेते हैं एल वन एल टू की टर्म में। वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हम डिराइव नहीं कर पाएंगे इसको। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन इंडक्टर्स कितना है, के टाइम्स ऑफ रूट एल वन एल टू। यहाँ पर जो के है दैट इज कॉल्ड कपलिंग कोफिशिएंट ऑफ बोथ इंडक्टर्स। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू इंडक्टेंस की क्या होती है, अंडर रूट एल वन एल टू। तो कई बार चार ऑप्शन दिखे हैं आपको और के वे गिवन ना हो, और कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन दिखे, एल वन प्लस एल टू प्लस रूट एल वन एल टू माइनस रूट एल वन एल टू। ठीक है, तो आप वहाँ ध्यान रखें, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द इंडक्टर्स कितनी होती है। और बिल्कुल प्रैक्टिकली अचीवेबल वैल्यू नहीं है, कभी नहीं हो सकता कि एक का कॉइल का सारा फ्लक्स लिंक कर दें, वो केवल तभी हो सकता है जब दोनों कॉइल बिल्कुल सेम हो। ठीक है, तो एक के की वैल्यू जनरल हमेशा ही लेस देन वन होगी। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कहने को रूट एल वन एल टू कह देते हैं। तो इसका मतलब होता है कि ऑल लाइंस ऑफ फ्लक्स ऑफ वन कॉइल कट द ऑल टर्न्स ऑफ द सेकेंड कॉइल। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है, इक्वल टू होता है के टाइम्स रूट एल वन एल टू। कभी आपको जरूरत पड़ जाए, रूट में वैल्यू दिखे इस तरह के, आपको समझना है कि एल वन प्लस एल टू के आगे प्लस रूट एल वन एल टू क्या है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि पूरा 100% फ्लक्स का लिंक मान लेंगे, जीरो लीकेज मानने पर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है दो कॉइल की, लीकेज मतलब सारा की सारा एक का फ्लक्स दूसरे के फ्लक्स से नहीं लिंक होता है। ठीक है, तो फ्लक्स लीकेज को रिप्रेजेंट करने का तरीका कपलिंग कोफिशिएंट है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होती है, अंडर रूट एल वन एल टू। ठीक है, यहाँ पर के कहलाता है कपलिंग कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टर्स। एक एग्जांपल देख लीजिए इस कपलिंग कोफिशिएंट का, सिंपल सा, टू इंडक्टर्स दे रखे हैं।
ऐसे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको जेई वेई की बुक में ज़्यादा नहीं मिलेंगे इस तरह के, क्योंकि ये कोर्स में नहीं है हमारे कपलिंग कोफिशिएंट। ठीक है, देखिए आप इसको क्या क्वेश्चन है। टू इंडक्टर्स L1 L2 दे रखे हैं आपको, 75 मिली हेनरी 55 मिली हेनरी रिस्पेक्टिवली आर पोजिशन नेक्स्ट टू ईच अदर ऑन ए कॉमन मैग्नेटिक कोर। इसने कपलिंग कोफिशिएंट डायरेक्ट देने की बजाय कहा है 75% ऑफ द लाइंस ऑफ फ्लक्स फ्रॉम फर्स्ट कॉइल आर कटिंग द सेकेंड कॉइल। तो ये फ्लक्स लिंकेज 75% है, तो हम यहाँ से डायरेक्टली के की वैल्यू कितनी ले सकते हैं, 0.75 ले सकते हैं। और L1 L2 अगर दे रखा है तो आपकी म्यूचुअल इंडक्टेंस कितनी आ जाएगी, 0.75 अंडर रूट L1 L2। ये कितना आ गया आपका, 48.2 मिली हेनरी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई तकलीफ बेटा किसी को भी